अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आज के इस लेक्चर के अंदर हम सेक्शन नंबर 73 से लेके 75 तक डिस्कस करेंगे। सेक्शन नंबर 73 को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये देखें कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी डेफिनेशन क्या है। अगर हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्रीच कैसे होता है और जो है उसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, तो उसकी एक्चुअल डेफिनेशन हमें कुछ यूं कहती है, अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कमिटेड, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कमिटेड is committed when a party without lawful excuse, when a party without lawful excuse fails or refuses fails or refuses to perform what is to perform what is due from him under the contract, what is due from him under the contract। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन जो है वो कुछ इस तरीके से है, वो हमें कुछ ये कहना चाहती है कि जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो कब कमिट होगा। वो आपका तब कमिट होगा जब आपकी जो पार्टी है बिना किसी लॉफुल एक्सक्यूज के या तो फेल हो जाए या तो फिर रिफ्यूज कर दे टू परफॉर्म व्हाट इज ड्यू फ्रॉम हिम अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर कुछ स्पेसिफाइड उसकी कुछ ड्यूटीज थी कि वो कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करे और उसने परफॉर्म नहीं किया विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज। अब यहाँ से जो वर्ड आया लॉफुल एक्सक्यूज की, ये लॉफुल एक्सक्यूज क्या है। अब मिसाल के तौर पे कि ए जो है वो बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है किस चीज़ का, एक स्पेसिफिक गाड़ी का या फिर एक स्पेसिफिक गुड्स का। अब वो गुड्स जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट। यहाँ पर जो डॉक्ट्राइन यूज होगी, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, वो गुड्स क्या हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, तो वो एक लॉफुल एक्सक्यूज है। अब ये फ्रस्ट्रेट क्या होता है, फ्रस्ट्रेट का मतलब ये होता है कि वो ए जो है बी के साथ एक मुआहिदा किया, ए ने बी के साथ एक मुआहिदा किया और उसने कहा कि ये मैं आपको डिलीवर करूंगा इस डेट को। अब जिन गुड्स की वो डिलीवरी करने जा रहा था रास्ते में वो गुड्स जो है डिस्ट्रॉय हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, तो ये एक लॉफुल एक्सक्यूज है। यहाँ पर वो बाउंड नहीं है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करे, तो ये जो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फॉल नहीं करेगा। लेकिन अगर वो इसके अलावा अगर वो फेल कर जाए या फिर रिफ्यूज या फिर मना कर दे तो फिर क्या होगा, फिर वो जो है परफॉर्म करने के लिए लायबल है जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसको कहा गया है। अब देखें काइंड्स ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें, काइंड्स ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, काइंड्स ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें, एक हमारे पास होता है एक्चुअल ब्रीच और एक होता है एंटिसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच और एक होता है एंटिसिपेटरी ब्रीच। अब ये एक्चुअल ब्रीच क्या है और एंटिसिपेटरी ब्रीच क्या है। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने से पहले, वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने से पहले फेल कर जाए, क्या कर जाए, वो कॉन्ट्रैक्ट सॉरी एक्चुअल ब्रीच ये होता है कि वो जो है क्या कर जाए, फेल कर जाए। किस तरीके से फेल करेगा, अब मैं आपको ये कहता हूँ कि आप मुझे ये गुड्स मंडे के दिन पहुँचा के जाएं। अब मंडे आ जाता है लेकिन आप मुझे पहुँचा के नहीं जाते, तो ये कौन सी काइंड है, ये है आपकी एक्चुअल ब्रीच। उसके बाद एंटिसिपेटरी ब्रीच क्या होता है, एंटिसिपेटरी ब्रीच के अंदर आप क्या करते हैं, आप रिफ्यूज कर देते हैं, रिफ्यूजेस टू परफॉर्म। मंडे आने से पहले आपने जवाब दे दिया कि मैं ये आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर सकता, तो ये कहलाएगा एंटिसिपेटरी ब्रीच। उसके बाद इसकी कुछ रेमेडीज़ हैं। अब सेक्शन नंबर 75 से लेके जो हमारे पास 73 है, 73 से लेके 75 तक जो हमें इसकी रेमेडीज़ बताई गई हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, सिर्फ और सिर्फ एक ही रेमेडी है, कौन सी, डैमेजेस दे दो, कंपनसेशन दे दो। तो इसके
बरक्स अगर देखा जाए तो देखें, जो रेमेडीज़ होती हैं वो 2 किस्मों की होती हैं। एक होती है आपकी कौन सी रेमेडी डैमेजेस की सूरत में, एक होती है आपकी इक्विटेबल रेमेडीज़। अब अगर हम रेमेडीज़ की बात करें, इसकी जो रेमेडीज़ हैं वो कौन सी हैं, वो होगी या तो इक्विटेबल, ठीक है, या कौन सी रेमेडी होगी आपकी डैमेजेस की सूरत में। अब ये डैमेजेस क्या है और इक्विटेबल क्या है? देखें, डैमेजेस तो ये होता है कि कंपनसेट कर दे। मिसाल के तौर पे अगर उस जिसको जिसको वो रिफ्यूज़ कर रहा है कि मैं ये आपका काम नहीं कर सकता और उसको कोई लॉस हो रहा है, तो वो क्या करे, उसको कंपनसेट कर दे, उसको कुछ मुआवजा दे दे, या फेल कर जाए, ठीक है, या फिर वो मंडे वाले दिन नहीं कर पाता वो काम। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो कोई भी आपकी डैमेजेस बताए गए हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही डैमेजेस है। कौन से? कंपनसेशन की सूरत में, कि अगर किसी ने कोई काम नहीं किया तो आप कंपनसेशन दे दें। अगर कोई रिफ्यूज़ कर जाए तो भी आप कंपनसेशन दे दें। किसी भी सूरत में आप पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अगर देखें तो वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही रेमेडी अवेल है, वो कौन सी? कंपनसेशन। फिर 1877 के अंदर एक और एक्ट आता है जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। वैसे देखा जाए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्या है? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज द सप्लीमेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जितनी भी खामियां थी, वो सारी की सारी खामियां किसने फुलफिल की? वो सारी की सारी खामियां आपकी फुलफिल थी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ने। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ने कुछ यूं कहा कि इक्विटेबल रेमेडीज उसने प्रोवाइड किए हैं, जिसको कहा जाता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, अब ये किस वजह से आई? देखें, मिसाल के तौर पे अगर ए ने बी को कुछ गुड्स देने थे और वो जो है एंड टाइम पे फेल कर जाता है, वो उसको नहीं दे पाता, तो बी का हो सकता है कुछ ऐसा लॉस हुआ हो जहां पर मनी इज नॉट द एडुकेट रिलीफ। अब देखें, मुझे अगर कोई ये कहे, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल मेरा कोई ब्रदर, मेरा कोई नेक्स्ट फ्रेंड कोई इस कदर बीमार है कि उसकी मुझे आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी है, और उसकी आखिरी ख्वाहिश क्या है कि मैं आतिफ असलम या फिर XYZ कोई भी एक सिंगर है, उस सिंगर से मुझे गाना सुनना है लाइव। अब मैं उस सिंगर को बुलाता हूँ और मैं उसे ये कहता हूँ कि आपको जितनी भी पेमेंट आप कहेंगे मैं आपको दूंगा, और मैं उसको पेमेंट पे भी कर देता हूँ। अब जब मैंने उसको पेमेंट पे कर दी, पेमेंट के पे कर दी, पेमेंट पे करने के बाद लास्ट टाइम पे वो नहीं आता, वो क्या कहता है? वो फेल हो जाता है, एक्चुअल ब्रीच कर देता है मेरे कॉन्ट्रैक्ट का, और वो कहता है मैं आपको कंपनसेट करूंगा, और इस ब्रीच की वजह से मेरे दोस्त की हो जाती है डेथ, तो द मनी इज नॉट द एडुकेट रिलीफ। फिर क्या होगा? या फिर मेरा दोस्त जो है लास्ट स्टेज पे, ऐसे लास्ट स्टेज पे अगर अगर वो उसकी मैंने ख्वाहिश पूरी ना की, हो सकता है एट ए टाइम उसकी डेथ हो जाए, तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ने क्या कहा? सिर्फ कंपनसेशन, कंपनसेट कर दो। लेकिन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ने ये कहा जहां पर मनी आपका एडुकेट रिलीफ ना हो, वहां पर आप क्या करेंगे? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाएंगे। खैर, ये रेमेडीज कुछ अवेल थी जो कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने की सूरत में रेमेडीज अवेल हैं। उसके बाद अगर हम सेक्शन नंबर 73 की तरफ आएँ, जो आज का हमारा टॉपिक है, वहाँ से अगर हम स्टार्ट करें कि सेक्शन नंबर 73 क्या कहना चाहता है। तो सेक्शन नंबर 73 क्या कहता है? कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज, कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज, कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज caused by breach of contract, caused by breach of contract, के जो भी आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने की वजह से कोई भी डैमेज हुआ है, कोई भी आपका नुकसान हुआ है, तो उसके बदले आप क्या करेंगे? कंपनसेट करेंगे। मिसाल के तौर पे ए ने बी को ए ने क्या कहा बी को कि मुझे ये गुड्स चाहिए, और बी क्या करता है? बी उसको डिलीवर करने जाता है लेकिन डिलीवर नहीं कर पाता, क्योंकि उसको कोई और मिल गया, सी मिल गया, या सी की वजह से बी जो है ए को डिलीवर नहीं कर पाता वो स्पेसिफिक गुड्स। अब देखें,
बी ने ए को जब गुड्स नहीं दिए तो हो सकता है कि ए का लॉस हुआ हो। ए का लॉस किस वजह से हुआ? क्योंकि ए ने किसी थर्ड पार्टी यानी एक्स को उस गुड्स स्पेसिफिक गुड्स का मुआहदा कर रखा था। अब इसको जो लॉस पहुंचा है, बी इज बाउंड, बी क्या करेगा? इसको कंपनसेट करेगा जो भी इसको लॉस हुआ है। क्या करेगा? कंपनसेट करेगा। और नो रिमोट डैमेजेस, नो रिमोट डैमेजेस की बात की गई यहाँ पर कि कोई भी रिमोट डैमेजेस नहीं होंगे। अब ये रिमोट डैमेजेस का क्या कॉन्सेप्ट है? रिमोट डैमेजेस का कुछ इस तरीके से कॉन्सेप्ट है कि मिसाल के तौर पे अगर मैं क्या करता हूँ, मैं जो है या फिर ए, यहाँ पर लेते हैं ए और बी की एग्जांपल। ए जो है बी को क्या कहता है कि आप मुझे ये गुड्स प्रोवाइड करें, और गुड्स प्रोवाइड ना करने की वजह से, गुड्स प्रोवाइड ना करने की वजह से उसका कोई दूसरा लॉस हो जाता है जो उसके साथ डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। क्या है? डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। तो अगर डायरेक्ट ना हो और इनडायरेक्ट हो तो उसको आप उस रिमोट डैमेजेस को कंपनसेट करने के बाउंड नहीं है। किस तरीके से? अगर मैं जो है क्या करता हूँ, मैं कोई भी एक उबर वगैरह या फिर कोई भी एक जो है क्रीम गाड़ी रेंट पे करवाता हूँ, और मैं उसको कहता हूँ कि मुझे कराची पहुँचना है विद इन 4 आवर्स। वो कहता है मैं आपको 3 घंटे के अंदर अंदर कराची पहुँचा दूंगा। और मैं उसको कहता हूँ कि अगर आपने मुझे कराची ना पहुँचाया, मेरी बहुत बड़ी मीटिंग है जिसके अंदर मेरे, अगर आपने टाइम पे ना पहुँचा तो मेरा इतने करोड़ों का लॉस हो जाएगा, और वो मुझे टाइम पर नहीं पहुँचा पाता। अब यहाँ पर देखें, उसने मुझे टाइम पर नहीं पहुँचाया, इसमें देखें इसमें क्या है, इसमें रिमोट डैमेजेस आ गए। अब उसके टाइम पे ना पहुँचाने की वजह से मेरा 5 करोड़ का नुकसान हो गया। तो मैं उसकी कंपनी को ये क्लेम करता हूँ कि मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए। तो मैं यहाँ पर वो 5 करोड़ रुपए क्लेम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये रिमोट डैमेजेस हैं, और रिमोट डैमेजेस जो है क्लेम नहीं किए जा सकते। उसके बाद हम बात करें सेक्शन नंबर 74 की। अच्छा, 74 की तरफ जाने से पहले 73 कुछ और कह रहा है, रिजम्बलिंग टू एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट। क्या कह रहे हैं? रिजम्बलिंग टू एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये रिजम्बलिंग टू एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि रिजम्बलिंग हो, यानी कि उससे रिजेंबल कर रहे हों। यहाँ पर बात की जा रही है कोजाय कॉन्ट्रैक्ट्स की, जो कॉन्ट्रैक्ट होते नहीं है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जैसे होते हैं, उसको कहा जाता है कोजाय कॉन्ट्रैक्ट्स। अब देखें यहाँ पर अगर कंपनसेशन की बात की जाए तो कंपनसेशन की कुछ काइंड्स हैं, उन काइंड्स का आपने नाम याद रखना है कि कंपनसेशन की कौन कौन सी काइंड्स हैं। कंपनसेशन डैमेजेस, और डैमेजेस की कौन सी काइंड है? डैमेजेस की सबसे पहली काइंड है हमारे पास जनरल डैमेजेस, जनरल डैमेजेस। इसके बाद स्पेशल डैमेजेस, और थर्ड में आ जाता है आपका एक्चुअल डैमेजेस। एक्चुअल डैमेजेस, फिर इसके बाद आता है लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस और लिक्विडेटेड डैमेजेस, लिक्विडेटेड डैमेजेस, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, और इसके बाद एक्चुअल डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस, जनरल डैमेजेस, और इसके बाद आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट डैमेजेस। डायरेक्ट डैमेजेस, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट डैमेजेस, इनडायरेक्ट डैमेजेस, और इसके बाद आ जाता है एग्जाम्पली और प्यूनेटिव डैमेजेस। एग्जाम्पलरी और प्यूनेटिव डैमेजेस, और आपका जाता है स्टिपुलेटेड पेनल्टी। अच्छा, अब देखें यहाँ पर आपने जनरल डैमेजेस कौन से होते हैं? जनरल डैमेजेस तो वही डैमेजेस होते हैं जो आपने एक्चुअली क्लेम करने हैं, जो किसी भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हुए। स्पेशल डैमेजेस कौन से होते हैं? स्पेशल डैमेजेस वो जहां पर आपकी कोई भी गुडविल आ जाए। गुडविल किस तरीके से? मिसाल के तौर पे मेरी एक पेप्सी कंपनी है,
अब मेरी पेप्सी कंपनी का नाम यूज़ कर कर कोई अगर कोई चीज़ सेल कर रहा है और उसकी वजह से मुझे जो लॉस हो रहा है उसको कहा जाता है स्पेशल डैमेजेस। उसके बाद एक्चुअल डैमेजेस, लिक्विडेटेड, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट हैं आपका स्पेशल और एग्जाम्पलरी। देखें, स्पेशल और एग्जाम्पलरी जो डैमेजेस हैं वो सेम ही हैं। और इसके बाद आ जाएं आप लिक्विडेटेड डैमेजेस और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस कौन से होते हैं? वो जो डिसाइडेड बाय पार्टी हो। डिसाइडेड बाय पार्टी किस तरीके से? मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि मैं प्रोमिसर और या फिर प्रोमिसी, हम दोनों में से कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करेगा तो हम दोनों में से कोई भी जो शख्स कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करेगा वो बाउंड है कि 10 लाख रुपए देगा। ये क्या है? ये डिसाइडेड बाय द पार्टी है। तो इसको क्या कहते हैं? लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डैमेजेस वो जो कि एक डायरेक्टली लिंक्ड हो किसके साथ? आपके एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट के साथ। उसके बाद आ जाएं आप सेक्शन नंबर 74। सेक्शन नंबर 74 किस चीज़ की बात करता है? वो आपका बात करता है स्टिपुलेटेड पेनल्टी की। स्टिपुलेटेड पेनल्टी। स्टिपुलेटेड पेनल्टी के अंदर वो ये बात करता है कि अगर एक मिसाल के तौर पे हमारे पास जो एक प्रोमिसर है और प्रोमिसी है ए और बी की सूरत में, वो इसको कोई भी स्पेसिफिक चीज़, कोई भी स्पेसिफिक गुड्स डिलीवर करने जा रहा था और वो फेल टू डिलीवर हो जाता है। फेल टू डिलीवर हो जाता है। उसने उसको गुड्स डिलीवर करने थे और वो डिलीवर नहीं कर पाता। तो ये जो पेनल्टी देगा इस सूरत में, इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे स्टिपुलेटेड पेनल्टी। जो पेनल्टी ये देगा इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा स्टिपुलेटेड पेनल्टी। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास कंपनसेशन। अब कंपनसेशन के लिए आपने एक केस लॉ लिख लेना है। कंपनसेशन सेक्शन नंबर 73 एंड 74 से कनेक्टेड है। ये केस लॉ है आपका PLJ 2011 सुप्रीम कोर्ट। PLJ 2011 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर है इसका 649। इस केस लॉ के अंदर क्या डिसाइड हुआ कि जो डैमेजेस हैं अकर्ड यूजुअल कोर्स, जो आपके डैमेजेस हैं वो अकर्ड हुए हैं यूजुअल कोर्स की वजह से, तो वो बाउंड है कंपनसेट पे करने के लिए। डैमेजेस अकर्ड बाय यूजुअल कोर्स, देन द पार्टी इज बाउंड टू पे द कंपनसेशन। उसके बाद सेक्शन नंबर 75 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 75 लास्ट सेक्शन है आज का ये। अब सेक्शन नंबर 75 कुछ इस तरीके से कह रहा है हमें कि आपके जो पार्टी राइटफुली रिस्काइनिंग कॉन्ट्रैक्ट, रिस्काइनिंग कॉन्ट्रैक्ट, पार्टी राइटफुली रिस्काइनिंग कॉन्ट्रैक्ट entitled to compensation। entitled to compensation। सेक्शन नंबर 75 हमें कुछ इस तरीके से कह रहा है, अगर उसके हम डायरेक्ट वर्डिंग को पढ़ें तो सेक्शन नंबर 75 कहता है अ पर्सन हु राइटफुली रिस्काइंस, एक शख्स है जो कि राइटफुली क्या करता है? उसको जो है रिस्काइन कर देता है उस कॉन्ट्रैक्ट को, इज इंटाइटल्ड टू कंपनसेट, तो वो इंटाइटल है कि वो कंपनसेट करेगा फॉर एनी डैमेज, जो भी डैमेज हुआ है, जो भी क्या हुआ है? नुकसान हुआ है, विच ही हैज सस्टेन्ड थ्रू द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो उसके कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल ना करने की वजह से, उसके कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल ना करने की वजह से जो भी लॉस हुआ है नेक्स्ट पार्टी को, तो वो बाउंड है कि वो उसको कंपनसेट करेगा। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ी सेक्शन नंबर 75 से लेकर 73 से लेकर 75 तक, और इसके अलावा हमने काइंड्स ऑफ डैमेजेस भी डिस्कस किए। अब देखें, जो डैमेज होता है, एक होता है डैमेज, एक होता है डैमेजेस। ये डैमेज क्या है, डैमेजेस क्या है? आपने हो सकता है ये वर्ड, ये टर्म न्यू सुने हो। तो डैमेज क्या होता है? डैमेज मतलब कि नुकसान, ठीक है। और डैमेजेस क्या होते हैं? डैमेजेस होते हैं आपकी कंपनसेशन। कंपनसेशन मतलब जो मुआवजा होता है। लॉ के अंदर जो टर्म जिस सेक्शन के अंदर जिस सूरत में यूज हो रहा है, आपने उसको उस फिक्रे में उसको एडॉप्ट करना है। जहाँ पर वर्ड डैमेज आ जाएगा, डैमेज का मतलब कि नुकसान, डैमेजेस का मतलब कि कंपनसेशन। तो आज के इस
होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा आज का ये लेक्चर। और इसके बाद सेक्शन नंबर 76 से लेके 123 तक जो सेक्शंस थे वो ओमिटेड हैं। अब वो ओमिटेड नहीं है बल्कि क्या है, रिपील्ड हैं। रिपील का मतलब क्या होता है कि वो बदल दिए गए किसके साथ, किसी और एक्ट के साथ। अब वो कौन सा एक्ट था, वो था आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जो इंशाल्लाह हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट करने के बाद डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेक्शन नंबर 1 से लेकर 66 सेक्शन है, और इंशाल्लाह हम एक ही वीक के अंदर उसको कंप्लीट कर जाएंगे। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।